वहीं जयपुर जिले के रामगढ़ बांध विकास को लेकर खुशी की खबर सामने आई है। प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन बीजेपी की सरकार अब रामगढ़ बांध को विकसित करेगी। रामगढ़ बांध रेनोवेशन कार्य शुरू हो चुका है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सुधार कार्यों का शुभारंभ किया। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और विधायक महेंद्र पाल मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे। स्थानीय लोगों और रामगढ़ बांध बचाव संघर्ष समिति ने सरकार का आभार जताया है। करीब 3.5 करोड़ रुपए से सुधार कार्य कराए जाएंगे। कंट्रोल रूम कम गेस्ट हाउस का भी सुधार होगा। आपको बता दें कि जमवा रामगढ़ में चारों तरफ पहाड़ियों के बीचों बीच वर्ष 1903 में रामगढ़ बांध का निर्माण हुआ था। जयपुर जिले का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल रामगढ़ बांध है, लेकिन अब विकसित होने की उम्मीद जग गई है। देखिए, रामगढ़ बांध हम सब जम्मा रामगढ़ वासियों के लिए खुशी का एक माहौल सब पैदा हो रहा है। ये रामगढ़ बांध हमारी लाइफ लाइन है और ये संपूर्ण जयपुर वासियों की आत्मा में बसा हुआ है। और रामगढ़ बांध को जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है, तो रामगढ़ बांध के लिए सकारात्मक रूप से देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हमारे राजस्थान के भागीरथ और विकास पुरुष सम्मानित बादल शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रयास को जमीन तक उतारने का काम किया। और जम्मा रामगढ़ बांध जो ERCP को अब इसको श्री राम जल सेतु अभियान के नाम से जोड़ा गया है, इसमें फर्स्ट फेज जोड़कर इसको 16 अप्रैल 2025 को इसका टेंडर खुलने वाला है। और आज हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सम्मानित सुमित जी, सुरेश जी, जब हमारे प्रदेश का मुखिया का पद फिर अच्छा होता है तो इंद्रदाल का भी मेहरबान होता है। ये हाल ही में देखा होगा कि माननीय भजनलाल जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से राजस्थान के तालाब, नदी, नाले अधिकांश सब लबालब हो गए। और जमवा रामगढ़ का जो कैचमेंट एरिया है उस पर अतिक्रमण होने के कारण और कई अवरुद्ध होने के कारण ये कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था, जीर्ण शीर्ण था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, जिन्होंने इसके सौंदर्यकरण, इसके रखरखाव और इसके जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने करोड़ रुपए का बजट दिया। इतना ही नहीं, ERCP का पानी जो काली सिंध, चंबल और पार्वती का पानी जो हम बिशलपुर तक ला रहे हैं, इसरदा तक ला रहे हैं, इसरदा से जमवा रामगढ़ को जोड़ते हुए इसको भरेंगे। उसका टेंडर भी प्रक्रियाधीन है और जल्दी वो उस टेंडर के हम आगे बढ़ेंगे, वर्क ऑर्डर देंगे और जल्दी इस काम को हम पूरा करेंगे। अपना स्वरूप था, उसको इख्तियार करने के लिए उन्होंने भजन करना बड़ा आवश्यक। और उस नेतृत्व का जिसका नाम भजनलाल है और पूरे राजस्थान का नेतृत्व कर रहा है, उन्हें हम आपके माध्यम से सूक्ष्म शब्दों में, साधारण व्याकरण में धन्यवाद अर्पित करते हैं। अब हमारे पास में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, क्योंकि बाकी सारी आपके पास में। और जब देखिए कि बड़े बड़े कार्य नहीं होते ना, तो फिर महेंद्र वो कार्य करता है। ठीक है, देखिए कि ये समय का संजोग है और समय ने आज की कीर्ति में कीर्तिमान स्थापित करने का श्री गणेश किया। जल संसाधन मंत्री हैं, नल से जल आए, नदी में जल आए, सरोवर में जल रहे और खेत तक जल पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। दौसा से है, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी में 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के तहत व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। वहीं हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महंत महाराज भगवान बालाजी महाराज के विग्रह का पंचामृत और गंगाजल से महा स्नान कराएंगे। साथ ही बालाजी महाराज को सिंदूर और सोने के बर्फ का चोला चढ़ाया जाएगा। इस दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी महाराज की महाआरती का प्रसारण LED स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है और इस बार भी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। LED स्क्रीन पर भगवान बालाजी के महाआरती की तस्वीरें सभी भक्तों तक पहुंचेंगी। 12 अप्रैल को मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव और तैयारियां मेहंदीपुर बालाजी में अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और हजारों लाखों श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी के भक्त बालाजी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तैयारियों की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं।
करौली शहर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक संघ अम्बेडकर ने संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान बाइक रैली निकाली गई। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। वहीं आयोजित संगोष्ठी में महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर शिक्षक संघ अम्बेडकर के संरक्षक शैलेंद्र बागौरिया समेत तमाम लोग मौजूद रहे। बालोतरा जिले के समदड़ी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल बरामद की है। वहीं पकड़े गए हिस्ट्री शीटर पर विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं। पीने के पानी की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए झुंझुनू जिले के डीएमएफटी फंड से 22 करोड़ 46,38,000 रुपए के 263 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। जनप्रतिनिधियों की अभिशंसा से डीएमएफटी मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने ये स्वीकृति जारी की है। साथ ही संबंधित कार्यकारी एजेंसियों, पीएचईडी और पंचायत समितियों को निर्देशित किया कि वे जल्द से जल्द तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर इन कार्यों को शुरू करें। सरकार द्वारा झुंझुनू जिले में डीएमएफटी फंड के तहत 263 पेयजल से संबंधित कार्यों की सहमति दी है। 22 करोड़ 46 लाख में इससे पूर्व 12.5 करोड़ रुपए की राशि की सहमति झुंझुनू शहर में ऑडिटोरियम के लिए दी गई है और 20 लाख रुपए सड़क के लिए किठाना गांव में सैंक्शन की गई है। कार्यों की मैंने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। टीएस मंगवाई जा रही है और बहुत जल्दी ही वित्तीय स्वीकृति जारी करके कार्य प्रारंभ करवाई जाएगी। प्रदेश में सरकारी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचय भर्ती के नतीजे में किए गए नॉर्मलाइजेशन को लेकर बोर्ड के बाहर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। अब आगामी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी मोर्चा खोल दिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। परिचय भर्ती में नॉर्मलाइजेशन कर रिजल्ट जारी करने को लेकर विरोध में युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया था। युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को युवाओं के साथ बड़ा धोखा बताया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों में अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए परिणाम में संशोधन नहीं किया गया तो कर्मचारी चयन बोर्ड का दोबारा घेराव किया जाए। लेकिन अब पशुपालन विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए आदेश जारी करने का फैसला लिया गया है, जिससे युवाओं में खासी नाराजगी है। पशु परिचय भर्ती क्या है पूरा मामला? आरएसएसबी ने करवाया था पशु परिचय भर्ती परीक्षा का आयोजन। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच 6 शिफ्टों में किया था आयोजन। एग्जाम 6 शिफ्टों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग से रिजल्ट निकाला। चयन बोर्ड ने पदों के 63 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया। कुल 4,06,826 अभ्यर्थियों को मेरिट में जगह दी गई। इसमें नॉन टीएसपी के 1,83,196 अभ्यर्थी और टीएसपी के 23,630 अभ्यर्थी रहे, जबकि कुल रिक्तियां 6,433, 5,934 नॉन टीएसपी के पद हैं और 499 टीएसपी के। भर्ती में कुल 17,63,897 आवेदन आए, जिनमें 10,52,566 ने एग्जाम दिया। सच बेधड़क ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से भी उनका पक्ष जाना। अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ न कुछ तो कमी है। इसको लेकर हम काम करेंगे और भविष्य में ध्यान रखेंगे कि जो भी परीक्षा करवाई जाए उसमें कम अंकों का नॉर्मलाइजेशन हो, साथ ही कम पारियों में परीक्षा का आयोजन करवाया जा सके। शिफ्ट के अंदर कौन सा पेपर जाए, ये सब रैंडमली हो रहा था, यानी कि ये भी चांस की बात है। अब जब ये पेपर बनते हैं तो कई बार पेपर बनाने वाले इंसान ही होते हैं और ये संभव नहीं है कि हर पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पर गणित के आधार पर बिल्कुल बराबर बने। उसमें कमियां यानी कि कुछ फ़र्क रह जाते हैं पेपरों के अंदर, और उसी की वजह से जब शिफ्ट के अंदर जब उनका रिज़ल्ट हम प्रोसेस करते हैं और निकालते हैं, कंपाइल करते हैं, तो हर एक शिफ्ट के अंदर जो उनके मार्क्स होते हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। किसी शिफ्ट के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, किसी शिफ्ट में कम आएंगे,
और कई बार चांस भी होता है कि उस बच्चे में, उस शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। अब यदि हम उसको एज इट इज़ जारी कर दें उस रिज़ल्ट को, तो हो सकता है किसी की शिफ्ट में पेपर कठिन आया हो, किसी के पेपर में शिफ्ट में आसान आया हो। तो जिसके पेपर में आसान आया होगा उनको फ़ायदा मिलेगा, जिनमें कठिन आया होगा उनको नुकसान होगा। इसलिए इस प्रोसेस को सभी को बराबर लाने पर, उसको बोलते हैं पैरिटी करना या लेवल प्लेइंग फील्ड करना, एक सिस्टम बना हुआ है नॉर्मलाइजेशन का। एक प्रोसेस है जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड काफ़ी टाइम से उसको फॉलो करता आया है। यही प्रोसेस बाकी सभी पब्लिक सर्विस कमीशन में या बोर्ड में इस्तेमाल होता है। पशु परिचय भर्ती के रिवाइज परिणाम के साथ ही आगामी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन ना हो, इसके लिए लगातार युवाओं और शिक्षकों द्वारा रणनीति बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार के स्तर तक अपनी बातचीत पहुंचने के लिए तमाम संगठन अपने अपने स्तर पर काम भी कर रहे हैं। भी बड़ा कुठारघात हुआ है, जब चौथी पारी है और छठी पारी की में अंतर आया इतना, और जो फर्स्ट पारी के युवाओं के साथ बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि 130 वाला बाहर बैठा है और 100 वाला नौकरी लग रहा है, तो बड़ा कुठारघात है। और अब हमारी टीम राष्ट्र यूनियन पूरा प्रयास कर रही है। हम जल्दी हमें CMR में विज्ञापन देंगे और सरकार से भी मांग करेंगे कि भविष्य, और बोर्ड अध्यक्ष से भी मैं आने वाले वीक में मिलूंगा, क्योंकि इस वीक में छुट्टियां हैं, कि भविष्य में अब जब बड़ी भर्ती आ रही है, जैसे बड़ी भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी की आ रही है, जिसके अंदर लगभग मान रहे हैं कि 20 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरेंगे, तो उसमें हमारी मांग रहेगी जितनी कम पारियों में पेपर हो, जैसे कि 2 पारी में या 3 पारी में, एग्जाम 2 से 3 पारियों में ज़्यादा सेंटर बढ़ाकर और कम पारियों में पेपर हो, और साथ ही साथ में कोशिश करेंगे जो पेपर का जो स्तर है वो लगभग सेम रहे, जिससे क्या नॉर्मलाइजेशन जो समस्या है वो बंद हो जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज से नहीं, पहले भी काफ़ी भर्तियों में ऐसा हो चुका है। तो हमारा प्रयास, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी करी है, जबकि इन्होंने खुद नहीं बोला था, बोर्ड के सचिव ने, कि हमें 7 दिन का समय दो, हम कोई नया फॉर्मूला जिस पर हम विचार कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने इतनी जल्दबाजी करके निदेशालय के माध्यम से जो प्रेस नोट निकाला है, ये जल्दबाजी है। और मैं चाहता हूँ कि अभी भी बच्चों के साथ न्याय कैसे हो, इनको एक बार फिर से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं इनसे। अच्छा, आगे की क्या रणनीति? रणनीति ये है कि जो विद्यार्थी प्रताड़ित है, पीड़ित है और जिनके साथ अन्याय हुआ है, मैं आप तमाम विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कोर्ट में यदि जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले में गेंद बोर्ड और सरकार के पाले में है। आगामी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा ना हो, इसका समाधान कब और कैसे सरकार अपने स्तर पर निकालेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। जीण माता मंदिर के पुजारियों का धरना समाप्त। इस वक्त की बड़ी खबर, पुजारियों, संतों और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है। पुजारियों ने जीण माता मंदिर बंद करने का, अनिश्चितकालीन तक धरना देने का आह्वान किया था और अब उनकी जो कुछ मांगे हैं उस पर प्रशासन ने उन्हें वादा किया है, तो ये अनिश्चितकालीन जो धरना है वो समाप्त हो चुका है। भक्तों के लिए खोले गए मंदिर के कपाट, संतों और पुजारियों ने जीण माता के दर्शन कर समाप्त किया धरना। जांच में दोषी पाए गए सभी कर्मचारी सस्पेंड होंगे। कलेक्टर ने जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई। जीण माता थाने के 3 कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर समेत अनेक मांगों पर सहमति बन गई है। और आज सरकार तो जब माननी ही या तो आपनी ही, मैं विश्वास है मेरी बात को, तो मैं गजानन जी और अठा का पदाधिकारी जो हमारा अठा का मुख्य है दिनेश गिरी महाराज और उनको